अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रोग्राम। आज 17 फरवरी और तकरीबन शाम के 5 बजने को हैं जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त तक की जो सबसे अहम खबर है, एक तो ये कि टेलीविज़न चैनल पे बड़ी बाकायदगी से ये गुफ्तगू इस वक्त बहुत लाउडली हो रही है कि इलेक्शन में पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के रेफरेंस से कुछ है कि वहाँ पे कुछ कन्फेशन है कि हमने काफ़ी धांधली की। इस चीज़ को दरकिनार रखते हुए, क्योंकि 366 सीटें थीं जिसमें से कुछ सीटों पे अगर धांधली हुई हो तो वो जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक नेचुरल सी बात कहलाती है। तो इसलिए वो बात अभी एक सेकंड के लिए हम उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। हमारा जो आज का जो पॉइंट है जहाँ से शुरू कर रहे हैं कि इस वक्त तक पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो ऑपोजिशन में बैठेगी। अभी तक ये चेमगोया थी कि वो कौन सी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है, लेकिन अब क्लियर स्टेटमेंट या क्लियर सिचुएशन आ गई है कि पीटीआई किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर रही, जो एक अच्छा मतलब कहा जा सकता है कि फैसला है। यहाँ अब ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर का ताज या तो बिलावल भुट्टो जरदारी के सिर पे रखा जाएगा जिनका नाम ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, या शहबाज शरीफ जो पिछले अबूरी हुकूमत में वजीर आजम थे उनको पहनाया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ बहरहाल इस बात का इंडिया दे चुके हैं कि वो वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं। अब जब ये बात खत्म हो गई कि पीटीआई इस रेस से बाहर चली गई, तो अब दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो क्या कहना चाहिए मंजरनामे पे बाकी बचती हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है। हमारे एक दोस्त के बकौल के ये इत्तेहाद एक किसी कदर गैर फित्री इत्तेहाद होगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो ये दोनों जमातें वो हैं जिनको अजली दुश्मन एक वक्त में कहा जाता था। फिर ये और बात है कि हालात की नज़ाकत समझते हुए या इक़्तिदार में रहने की खातिर दोनों पार्टियों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया और इस बात का तहैया किया कि ना तुम हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा जाओगे, ना हम तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। लेकिन हमारे जो दूसरे एक और दोस्त हैं जो बहुत पुराने सियासी तजर्बाकार हैं, वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत बन भी गई तो ये मजबूरी का तो सौदा हो सकता है, लेकिन ये हुकूमत बहुत दिन तक चलने की नहीं। अब आइए इसके बाद हम कल की जो खास खबर थी, मौलाना फजलुर रहमान का कन्फेशन था कि जी किस तरह से इमरान खान के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस की मूव लाई गई। उसमें कौन कौन से लोग जो थे वो मैन कैरेक्टर थे, लेकिन बहरहाल अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि ये फजलुर रहमान साहब का कन्फेशन किसी बहुत बड़ा जल्जले का सबब बनेगा। लेकिन मुझे हैरत हुई और ख़ास उसके बाद ये कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम के शऊर को सलाम करता हूँ जिन्होंने इस खबर को बस एक इलेक्शन के दरमियान का चुटकुला समझ के आगे बढ़ गए और इसके ऊपर कुछ और ज़्यादा गुफ्तगू अब नहीं हो रही, क्योंकि बहरहाल ये तो किसी हद तक है कि हाइब्रिड सिस्टम में मुख्तलिफ अदारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और शेयरिंग ऑफ पावर है उसके ऊपर डिस्प्यूट तो हो सकते हैं, उसमें ना इत्तेफाकी तो हो सकती है, लेकिन किसी भी स्टेट पे जिस हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ ना जाया जा सकता है, ना उससे उर्दू का लफ्ज़ मफर यानी उससे फरार किया जा सकता है। अब आइए एक और सिंध में होने वाले जलसे की तरफ, जो जामशोरों में पीर साहब पगारा और उनके हम ख्याल लोगों का था, उसके बारे में जहाँ बहुत सारी बातें हुई, उसमें एक ओपिनियन ये भी है कि बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत आए, और इसीलिए उसके होम ग्राउंड में उसका एक ओपोनेंट सामने लाया जा रहा है। हैरत की बात इसलिए नहीं कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इस कल के जो जलसा है उसके बारे में
جو ایک تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یو ڈونٹ انجوائے ٹو مچ پاور. اور جو ایک اور بھی اوپینین آئی تھی کہ یہ تو صرف ہوروں کا ایک جلسہ تھا جس میں اور بھی لوگ شامل ہو گئے تھے، لیکن یہ سیاسی جلسہ نہیں، جس سے بہرحال بہت سے لوگ اتفاق نہیں کر سکتے. اب جو سوال ہے کہ اب اونٹ کہاں کس کروٹ بیٹھے گا. دیکھیے یہ بات تو ہے کہ اگر جس ملک میں کچھ فساد شروع ہو گئے، جو کہا جا رہا ہے ڈیمونسٹریشن ہوں گے، توڑ پھوڑ ہوں گے، تو اس سے ملک میں بدامنی تو پھیلے گی. اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو بہت چیز ضروری ہے کہ ایک کنسنسس رکھیں اور اس پولیٹیکل سسٹم کو کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھیں، جہاں کسی قسم کی انٹرپشن نہیں آنی چاہیے. اور جو بھی مقررہ تاریخ ہے اس تاریخ کو بہرحال جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ حلف اٹھائیں اور گورنمنٹ کی فارمیشن ہو. ہاں، عدلیہ کے اوپر اب ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جن جن سیٹس کے اوپر ریگنگ کے مقدمے قائم ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک جلد سے جلد فیصلہ کریں، دوسرے حالات کی نزاکت سمجھتے ہوئے اور عوامی رد عمل سمجھتے ہوئے کوئی نامناسب فیصلہ کرنے سے گریز کریں. اور جو بات ابھی پہلے بھی کہہ چکا کہ ایک کہاوت ہے کہ شاید یہ حکومت 18-20 مہینے سے زیادہ نہ چل سکے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. دوبارہ سے مطلب دوسری دفعہ الیکشن کا، اگر یہ تمام جو ریزلٹس ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے. دوسری چیز یہ کہ اگلے 18-20 مہینے میں بھی دوبارہ الیکشن کرانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا. اس لیے تمام پارٹیسپینٹس اور پاور شیئرنگ ایلیمنٹس جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مناسب طریقے سے حالات کا فیصلہ کیا جائے اور جو ریگنگ کے کیسز فائل ہوئے ہیں ان کو سلیقے سے اور عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ فیصلے دیے جائیں. حسب معمول خداحافظ سے کہنے سے پہلے اپنے آس پاس کا خیال رکھے اور بالخصوص آنے والی کسی بھی بدامنی کا حصہ نہ بنیے، اور اپنے سے ان کمزور لوگوں کو جو معاشی طور پہ آپ سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھیے اور اپنے آپ بھی خوش رہیں اور پاکستان کی خدمت کے لیے تیار رہیں. اللہ حافظ.